नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स की जो वीकली सीरीज हमने शुरू करी है उसी दिशा में ये नेक्स्ट वीडियो है। और आज हम बात करेंगे 26 से 1 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो करंट अफेयर्स के साथ आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और इसका रिजल्ट आपको एग्जाम के बाद जो है वो मिलेगा, और पुराने वीडियो देखोगे तो आपको अभी जो एग्जाम्स हुए उसमें भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। मैं दो तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, एक वन लाइन फैक्ट के हिसाब से और एक उसके साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी हाल फिलहाल में आपको मालूम होगा C-295 डील जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है ना, क्योंकि उसमें स्पेन के एक तो प्रधानमंत्री भारत आए, प्रधानमंत्री जी के साथ वो लक्ष्मी विलास पैलेस में रुके भी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी हमने इसी से पहला क्वेश्चन उठाया। सबसे पहला है C-295 जो एयरक्राफ्ट है उसके बारे में क्या जो है वो कथन असत्य है। इस विमान का निर्माण एयरबस की सब्सिडरी कंपनी CASA के द्वारा किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। एयरबस इसका निर्माण नहीं करती है ना, एयरबस के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एक फॉक्सवैगन है ना, कार बनाती है। तो फॉक्सवैगन एक ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, फॉक्सवैगन ग्रुप है। ऐसे एयरबस के अंदर भी बहुत कंपनियां हैं जो ये काम कर रही हैं। दूसरा है कि एयरबस एक स्पेनिश कंपनी है जिसका मुख्यालय मैड्रिड में है, ये बिल्कुल गलत है। एयरबस एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर तो नीदरलैंड के लेनिन में पड़ता है, लेकिन मोस्टली इसके पूरे ऑपरेशंस जो है वो फ्रांस से ही होते हैं, क्योंकि फ्रांस से ही बेस्ड है पूरी। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रेंच कंपनी है। तीसरा है कि भारत ने स्पेन के साथ 56 C-295 की डील करी, ये बिल्कुल सही है। इस डील में ये कंसेप्ट है कि जो 16 जहाज हैं डिफेंस के लिए वो डायरेक्ट स्पेन से ही हमको मिलेंगे, और बाकी जो 40 हैं वो हम हमारे यहाँ बनाएंगे, जो अगर कहा जाए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा जो है वो निर्माण किया जाएगा। जो चौथा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, कि भारत में C-290 विमान का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा बड़ोदरा में किया जाएगा। अब समझ लीजिए, मैंने बता दिया। अब इसमें प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। पहला तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि टोटल 56 विमान हमको मिलेंगे, जिसमें 16 जो है वो अगर कहा जाए हमको बाहर से आपूर्ति होगी, और 40 जो विमान है वो हम हमारे यहाँ खुद निर्माण करेंगे अकॉर्डिंग टू PIB। दूसरा क्वेश्चन आपको जो है वो ये पता होना चाहिए कि कहाँ इसकी असेंबली लाइन बन रही है, तो वो बड़ोदरा में है। ये ऑलमोस्ट सबको जो है वो याद रहेगा ही, मुझे नहीं लगता कि याद जो है वो नहीं रहेगा। तीसरा, कि स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, पेड्रो सांचेज, क्योंकि अभी स्पेन में बाढ़ आई उसके बाद भी इनके स्टेटमेंट आए। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन। अब ये तो हो गए जो अभी हम सब जगह देख रहे हैं। अब इसके पीछे के हिस्से की ओर जाने के लिए मैं इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है इसका स्टैटिक। आज डिफेंस सेक्टर में अगर हम लगभग 10-15 साल पुरानी बात करें तो डिफेंस सेक्टर में FDI ना के बराबर था, और डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट भी हमारा ना के बराबर था। अभी 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई हम 10 साल पहले लगभग 500-600 करोड़ रुपए का डिफेंस जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, यानी निर्यात करते थे, जो रक्षा जो उपकरण है उनका। उन्होंने कहा कि भाई अब हम 23,000 करोड़ का करने लगे हैं, और 2030 के आते आते हम 50,000 करोड़ का टारगेट हासिल कर लेंगे, ये उन्होंने कहा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली डिफेंस सेक्टर में FDI आना कब से शुरू हुआ। तो पहला तो यही क्वेश्चन हो गया कि डिफेंस इंडस्ट्री सेक्टर वाज ओपन अप इन मई 2001। ये पहला आंसर है कि डिफेंस सेक्टर में FDI 2001 से शुरू हुआ। दूसरा, आज डिफेंस सेक्टर में अगर आप गवर्नमेंट रूट से आते हैं, दो रूट होते हैं FDI आने के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है गवर्नमेंट। अगर हम ऑटोमेटिक रूट से आते हैं तो 74% तक कोई कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, टोटल शेयर होल्डिंग में उसकी हिस्सेदारी होगी 74। और अगर गवर्नमेंट रूट से आते हैं तो 100%, अप टू 100%। ये आपको पता होना चाहिए। ये है 2020 में जो FDI पॉलिसी में अमेंड किया गया था उससे। ये तीन क्वेश्चन हैं जिनका अभी आप वो C-295 के साथ अगर लिंक करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन पीछे के रास्ते में देखोगे तो ये चीजें आ जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन, कि जब ये डील हुई तो इस डील के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा लक्ष्मी विलास पैलेस। तो हमें कम से कम लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में भी यहाँ पता होना चाहिए थोड़ा सा। लक्ष्मी विलास पैलेस, एक सेकंड, लक्ष्मी विलास पैलेस। क्या होता है, टाइप करने में टाइम लगता है उतनी देर में तो इसी से सर्च हो जाता है। तो हम ये गए लक्ष्मी विलास पैलेस, ऑफिशियल गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट पर गए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब पेशवाओं के अंदर सूबेदारी स्टार्ट हुई तो गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, होलकर,
पवार, ये सब जो है वो उनके सूबेदार बनते चले गए। और सब जो है वो अगर कहा जाए कि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए, स्वतंत्र होना शुरू हो गए, तो उन्होंने अपने भव्य जो है अगर कहा जाए किलों का, महलों का निर्माण कराया है। ऐसा ही एक पैलेस हमारे यहाँ ग्वालियर में है, होलकर्स का, बस उसमें लक्ष्मी की जगह जय है। वो जय विलास पैलेस है, ये लक्ष्मी विलास पैलेस है। तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वन कि लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ लोकेटेड है, तो वडोदरा में। दूसरा, किसका निर्माण किसने कराया, तो महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने 1890 में लक्ष्मी विलास पैलेस का निर्माण कराया। ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इस C-295 डील से लिंक हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ जो अगर कहा जाए स्पेन के प्रधानमंत्री यहाँ रुके। ठीक है, यहाँ एक भोज का आयोजन किया गया, इसकी भव्यता बताई गई कि हमारे पास कितने बड़े बड़े पैलेसेस हैं। तो फिर ये जो अगर कहा जाए चर्चा में आ गया है ना, तो आपको समझ पड़ेगा कि दुनिया के सबसे चर्चित पैलेस में से एक है बंकिंगम पैलेस। ठीक है, जो ब्रिटेन के राजघराने से संबंधित है, उससे 4 गुना बड़ा है। ये लिखा हुआ है, होम बिल्ट टिल डेट एंड द 4 टाइम्स साइज ऑफ बंकिंगम पैलेस। तो ये पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आपको समझ पड़ गया होगा कि लिंक करना है, कितनी चीजें जो है वो आपको आ सकती हैं, कैसे आ सकती हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख ही रहा है कि कैसे इसका निर्माण यहाँ पर होगा। दूसरा, हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना में निम्नलिखित में से किस घटक को शामिल नहीं किया गया था। ये यूनिट 10, अगर आप MPPSC फोकस करते हैं तो, और अगर आप UPSC फोकस करते हैं तो जनरली ट्राइब्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में इसकी वेटेज है। एक्चुअली ये क्वेश्चन 2024 का नहीं है, ये जो योजना थी 2014 में शुरू हुई। अभी 10 वर्ष हो गए, तो सरकार ने इस 10 वर्ष के इनिशिएटिव पे कि भाई हमने क्या क्या कदम उठाए, क्या करा, क्या रिजल्ट्स आए, अब 10 वर्ष के बाद हम क्या इसमें कर रहे हैं, तो वो घटकों के ऊपर सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये 28 अक्टूबर की प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसमें साफ दिख रहा है कि द प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना इस लैंडमार्क इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च ऑन अक्टूबर 2018 2014, दिस इज एम्बिशन टू स्कीम। इसमें आपको ये पता चल रहा है कि जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 10 वर्ष पहले ये योजना शुरू की गई थी। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, या तो यही क्वेश्चन आपको पंच हो जाएगा कि कब स्टार्ट हुई थी, 2014, ये सिंपल सा दिख रहा है। या मुझे लगता है कि वो इसके ये जो 6 अलग अलग घटक आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जिस 6 अलग अलग सेक्टर्स पे काम करेगी, उसमें क्वेश्चन अगर आ गया तो उलझ जाएंगे हम। क्योंकि वन बंधु आ जाता तो दिमाग चलता नहीं, लगता है कि यार वन बंधु में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, यहाँ पर तो वन बंधु का मतलब ही यहाँ पर है कि भाई वनों से संबंधित चीजें हैं उस पे। तो आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, जितनी भी PVTG हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करना है, यानी उनका डेवलपमेंट के लिए। PVTG का मतलब है कि अत्यंत पिछड़ी जनजातियां, मध्य प्रदेश के अंदर बेगा, भारिया और सहारिया, 3 जनजातीय समुदाय PVTG के अंतर्गत आते हैं। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए जो है वो सहायता प्रदान करना। प्री और पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है ट्राइब जो है वो जनजातीय बच्चों के लिए, वो उपलब्ध कराना। और एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट से संबंधित जो भी उनसे संबंधित चीजें हैं उसको पूरा करना। हो सकता है कि इनमें से कोई 4 में से 3 चीजें जो है वो आपसे पूछे। तो हमने क्वेश्चन इसी तरह से बनाया कि किस घटक को शामिल नहीं किया गया। तो सिकल सेल उन्मूलन जो मिशन है डायरेक्ट, वो इसका हिस्सा नहीं है। बाकी 3 तो आपको दिख रहा होगा, पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, प्रधानमंत्री आदि आदर्श गांव योजना। ठीक है, ये सब इसका हिस्सा हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगला जो है वो कृत्रिम गर्भाधान विधि से सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र में पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म हुआ। ये केंद्र भारत के किस राज्य में है। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आते कैसे हैं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको ये सिम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे पूछेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र कहाँ है, या सुदासरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र कहाँ है, तब दिमाग चलता है कि अरे यार क्यों पूछ लिया होगा, हम कितने याद रखेंगे। कोई चीज जब पहली बार होती है तो क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक और चीज जो है वो याद रखना है। कई बार चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप अगर बहुत शांत मन से सोचोगे तो लिंक करके आप एग्जाम तक जाओगे। दिख रहा है यार, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑलमोस्ट डिजर्ट वाले एरिया में ही मिलता है ना, यानी गुजरात। हाँ, आपने अगर नहीं देखा है, जैसे आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को नहीं देखा है, या हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा एक खरमोर करके पक्षी मिलता है, सोन चिड़िया मिलती है, ये सब जो अगर कहा जाए कि बहुत ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं, या बहुत ज्यादा अगर कहा जाए एरिड क्लाइमेट होता है, शुष्क जलवायु जहाँ ज्यादा होती है वहाँ।
तो हम भी अगर जैसे रतलाम चले जाएं, धार चले जाएं, शिवपुरी चले जाएं, इस बेल्ट में चले जाएं, तो हमको समझ पड़ता है वैसी स्थितियां हैं। तो अगर आपने किसी चीज को देख रखा है तो आपका आंसर तक जाने का रास्ता आपको खुल जाता है, नहीं देखा है तो नहीं खुलता। दूसरा, अगर आपने चीजों को लिंक कर रखा, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की एक अच्छी खासी आबादी डेजर्ट नेशनल पार्क में। अब डेजर्ट नेशनल पार्क में तो हम उससे भी अंदाज तक जा सकते हैं। और कृत्रिम गर्भाधान से जब चीज हो रही है तो फिर अगर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो हमेशा क्वेश्चन जो है पंच होगा। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर कि न्यूज़ जयपुर की है, और ये जो है अगर कहा जाए सेंटर है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। तो प्रश्न आपको दोनों तीजों, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है पूरा के पूरा। एआई ऑलमोस्ट आप समझते होंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है आजकल, कृत्रिम गर्भाधान का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे तो पशुओं को गर्भधारण के लिए एआई का ही, इसको मनुष्यों में हम आईयूआई बोलते हैं, ठीक है, एआई का ही इस्तेमाल जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे मिशन भी इससे जुड़े हुए हैं जो पशुओं के लिए हैं, खासकर गोवंशीय पशुओं के लिए। तो ऐसे अन्य जीवों में भी अब ये चीजें की जाने लगी यहाँ पर। तो ये शायद क्वेश्चन इससे लिंक होकर आपसे पूछ ले। ये वन लाइन फैक्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी चिंता का क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको रखा। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक या ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो एक्चुअल इसमें हमारी रैंक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पोजीशन पर है। उसका कारण ये, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं इसमें 180, जो इसमें नीचे मैंने डाउन टू अर्थ का एक जो है वो स्क्रीनशॉट लगाया है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि इंडिया विद, ठीक है, एन एस स्कोर 45.5 आउट ऑफ 100 हैज बीन रैंक 176 इन द ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। द कंट्री रैंक वन ऑफ द 5 वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो अगर कहा जाए उसमें हमारा नाम आ रहा है। यानी 180 देशों में अगर हम 176 नंबर पे हैं तो ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि एक्चुअल एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, वन्य जीवों के लिए, वन्य प्राणियों के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं। और अगर हम उठा रहे हैं तो उन कदमों का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर अगर आ रहा है तो फिर हमारे जो इस तरह के जो स्कोर्स हैं, मतलब इंडेक्स हैं, उनमें स्कोर क्यों अच्छा नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से जो है वो मुझे लगता है कि कहीं आपको जो है वो लिंक हो सकता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चीन के द्वारा शुरू किए गए बेल्ट एंड रोड पहल की भागीदारी से इंकार करने वाले ब्रिक्स के कितने देश हैं? देखो समझो आप, इसमें जो प्रश्न आएगा ना वो ब्रिक्स का ही आएगा। उसका कारण है कि अभी एक तो ब्रिक्स का समिट, और ब्रिक्स के समिट के बाद अगर कोई कंट्री, जस्ट समिट के तुरंत बाद कोई कंट्री स्टेटमेंट दे दे कि साहब हमको ये इनिशिएटिव बिल्कुल पसंद नहीं और हम इसमें कहीं कोई जो अगर कहा जाए नहीं चाहते कि हमारे देश के साथ इसका कहीं कोई जुड़ाव, जब ऐसा कोई प्रश्न उठ जाता है तो लगता है कि यार ब्रिक्स में ये देश चीन के साथ एक मत नहीं है। पहले तो देखें कि जैसे एंशियंट टाइम में चीन ने सिल्क रूट के द्वारा अपने आप को रोम तक जोड़ लिया। यानी अगर हम चाइनीज एम्पायर को देखें तो रोमन एम्पायर से वो सिल्क रूट से जुड़ा था, जिसको रेशम मार्ग बोलते थे। अब चीन पूरी दुनिया में खुद की मोनोपोली के लिए एक जो है अगर कहा जाए बेल्ट एंड रोड पहल शुरू कर रहा है। ये भी 10 साल पहले अप्रोच उसने शुरू करी थी, 2013 के समय से विचार इसका जन्मा था। धीरे धीरे कई सारे देशों को इसने इसमें शामिल करने की कोशिश करी, बट कुछ कंट्रीज ने इसका बायकॉट करा। उन्होंने कहा साहब हम जो है वो अगर कहा जाए इसमें शामिल नहीं होंगे। उसमें सबसे पहले तो हम थे कि भाई हमने कहा कि हम तो इस इनिशिएटिव को कभी तो मानेंगे भी नहीं और ये इनिशिएटिव होना भी नहीं चाहिए। अब हमारे साथ इसमें फेवर में खड़ा हो गया, जगह कहा जाए, लिखा है आपको दिख रहा होगा, एक अच्छी आर्टिकल है सामने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की। ब्राजील फॉलोज इंडियाज दैट सेकंड ब्रिक्स नेशन टू डिक्लाइन पार्टिसिपेशन इन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी ये एक बड़ी, एक तो हम डिप्लोमेटिक जीत है हमारी। ये हमेशा ध्यान रखिए, कोई एक कंट्री अगर हमारे फेवर में हमारे साथ खड़ी है, खासकर ब्राजील को हम छोटा मोटा देश ना माने, तब एक डिप्लोमेटिक कंट्री, मतलब कंट्री के लिए एक डिप्लोमेटिक जीत जो है वो मानी जाती है। तो एक तो ये बहुत अच्छा हमको ये मिला कि ब्राजील जो है वो उसने इनकार कर दिया कि साहब हम इसमें कोई भी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा कि ब्राजील चूंकि ब्रिक्स में मेंबर कंट्री है, तो इंडिया के बाद ब्रिक्स के अंदर दो कंट्री ऐसी हो गई जिन्होंने कह दिया कि साहब इस इनिशिएटिव का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। मे भी आने वाले समय में और भी ब्रिक्स मेंबर शायद इससे जो है वो अपने आप को अलग कर लें। इसीलिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में कहीं जो है वो आपको आ सकता है। अगला क्वेश्चन, अगर आप पिछले 10 दिन से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश से संबंधित तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल रहा होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में 10 हाथियों की मृत्यु के कारण वो चर्चा में है?
आंसर बहुत सिंपल है, बांधवगढ़। अब समझिएगा कि प्रश्न बांधवगढ़ का मुझे नहीं लगता कि बांधवगढ़ या उमरिया इस पे क्वेश्चन है। क्योंकि हाथियों की मृत्यु हुई है और जंगली हाथियों की मृत्यु हुई है, तो हमारे पास तीन चार चीजें इसमें हमको पता होना चाहिए। एक तो पहला तो बहुत सिंपल है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ, उमरिया। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें, एक्चुअल क्या है इंडिया के अंदर, मैं यहाँ पर आपको एक खबर दिखाता हूँ नीचे, दैनिक भास्कर की ही खबर है, उससे आपको समझ पड़ेगा। इंडिया के अंदर क्या है, जो एलिफेंट्स हैं वो कुछ क्षेत्रों में, निश्चित क्षेत्रों में ही जो निवास करते हैं। अगर हम ओवरऑल एलिफेंट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो कर्नाटक में इंडिया के सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हैं। ये आपको ऑलमोस्ट सबको पता होना चाहिए कि जैसे अगर कोई पूछेगा भाई भारत में एलिफेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आप कहो कि भाई कर्नाटक के अंदर उनकी संख्या सबसे ज्यादा संख्या जो है कर्नाटक में। तो वो क्या करते हैं कि कर्नाटक हुआ और उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं, जैसे कर्नाटक है, केरला है, ठीक है, आंध्रा है, इनमें एक खास कॉरिडोर में एलिफेंट्स घूमते हैं साल भर, उन एक जगह से दूसरी जगह। मध्य प्रदेश में आपको वाइल्ड एलिफेंट्स मिलेंगे नहीं। वाइल्ड एलिफेंट यानी कि जंगली हाथी आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर एक अच्छी खबर हमारे लिए लिखी हुई है, पहले तो ये पढ़िए जिससे आपको समझ पड़े कि क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे। जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं ना, जो दिमाग खराब कर देते हैं बच्चे का एग्जाम में, सोचते हैं कि यार हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है कि यहाँ एक आर्टिकल छपा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर पीके वर्मा के मुताबिक मध्य प्रदेश में जंगली हाथी कई दशक पहले खत्म हो चुके हैं। नंबर वन, वर्ष 2019 में पहली बार उड़ीसा से जंगली हाथी छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश में दाखिल हुए। इससे आपको साफ है कि मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, ठीक है, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, इस वाली बेल्ट के अंदर हाथियों के होने की संभावना बनी है। आप ये मान के चलिए, कान्हा किसली से लेकर पेंच और पेंच से लेकर बांधवगढ़ तक का जो पूरा बेल्ट है, इसमें आपको जो है वो ये एलिफेंट्स मिलेंगे, इस अकॉर्डिंग टू इस दिस आर्टिकल। ये इसको पढ़ने से पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि 2019 में पहली बार जंगली हाथी यहाँ पर आना शुरू हुआ और बांधवगढ़ में ही रुक गए और उनका कुनवा बढ़ने लगा। तो ये यूनिक क्वेश्चन मिल गया। यहाँ पर अगर कहा जाए, अभी यहाँ 70 से 80 जो है वो हाथी हैं, जो ना के बराबर संख्या है। मतलब अगर कोई कहे कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर जंगली हाथियों की संख्या जो है वो कोई बहुत बड़ा जो है वो आंकड़ा है, तो आंसर इज नहीं। उसका कारण है कि 2017 में हाथियों की जो है वो आखिरी जो है वो जनगणना हुई थी। उसमें अप्रोक्स 6000 प्लस हाथी थे कर्नाटक, 6000 प्लस। दूसरे नंबर पे असम था जिसमें आई थिंक 5700 के आसपास कुछ एलिफेंट से, कुछ मतलब एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं। तो वो उतना फिगर तो हम कभी जो है वो नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ हमको एक चीज ये मिली। दूसरा, इसमें एक और चीज जो अपने को यूनिक मिली, मतलब यहाँ पर कि भाई हाथी को भी संरक्षण के लिए जो है वो काम, एक तो हेरिटेज एनिमल है। जैसे अगर किसी को ना मालूम हो तो याद रखिएगा कि हाथी हमारा एक हेरिटेज एनिमल है, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है वैसा के वैसा प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चल रहा है। हो सकता है कि आपको वो प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछ ले, 1991 92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू हुआ। हो सकता है कि नेशनल हेरिटेज एनिमल क्या है ये पूछ ले, ठीक है। हो सकता है कि वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में आपसे जो है वो प्रश्न कर ले कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में कब जुड़ा, या बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो अगर कहा जाए ये क्या बोलते हैं इसको, को नेशनल पार्क का दर्जा जो है वो कब दिया गया। ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मतलब जितना मुझे समझ पड़ता है कि इस तरह के क्वेश्चंस वो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, या आप पंच कर लेते हैं। तो ये 5-7 क्वेश्चन, मतलब मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन दिए कि 2019 में, पहला तो ये प्रश्न आपको मिल गया कि 2019 में पहली बार हमारे यहाँ वाइल्ड एलिफेंट आए। दूसरा है कि भारत में सबसे ज्यादा वाइल्ड एलिफेंट कर्नाटक स्टेट में है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम कहें तो असम स्टेट में है ना। ओवरऑल में कर्नाटक में ये जो है वो आपको याद रखना। तीसरा, कि मध्य प्रदेश के अंदर जो नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, उसके बारे में भी आपको याद रखना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क 32 हिल्स पे फैला हुआ है, 32 हिल्स में के ऊपर उसका विस्तार है। चौथा, कि भाई 1968 में, मैंने हमेशा कहा कि एक चीज को लिंक करोगे तो याद रहेगा। आज अगर आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क को ऐसे याद रखो कि 1968 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, 93 में टाइगर रिजर्व से जुड़ा, ठीक है, और उसमें एक आपको मालूम हो भगवान विष्णु की प्रतिमा भी है लेटी हुई ऐसी शेषनाग की सैया के ऊपर, वो भी बहुत ज्यादा फेमस जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर है। उमरिया के आसपास इसका ज्यादा विस्तार है, और उमरिया में सबको मालूम है कि लाख का एकमात्र शासकीय कार्यालय या शासकीय जो कारखाना है, कार्यालय बोल गया मैं। ये सब बातें बांधवगढ़ की आपके दिमाग में अब आना चाहिए, क्योंकि 10-15 दिन से अगर बांधवगढ़ 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 चर्चा में है तो हमको पता होना चाहिए। हाँ, ये खबर हमारे लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं।
ज्यादातर को लगा कि मतलब इसमें कहा गया कि कोदो जो है उसमें इन्फेक्टेड जो है वो सीड्स उसके जिसमें फंगस हो गई थी, उसको खाने से इनकी मृत्यु हुई। हालांकि अभी इसमें भी जो है वो अगर कहा जाए कुछ संशय है। दूसरा कि कल का अगर आपने दैनिक भास्कर पढ़ा होगा तो हाथियों ने अभी दो लोगों को रौंद दी, दो लोगों की मृत्यु हो गई उसमें। जो फील्ड डायरेक्टर थे उनको भी जो है अगर लाइन अटैच वगैरह करा है या सस्पेंड किया, वो देखिएगा आपको मिल जाएगा। तो लिंक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो पूछा जा सकता है। अगला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन वन लाइन में आपको याद रखना है, 12वें सुल्तान जौहर कप। एक तो ये याद रखना है कि सुल्तान जौहर कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी। हॉकी में बहुत ज्यादा चर्चित कप में से एक है। में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। इस टीम में मध्य प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी शामिल नहीं था यहाँ पर? तो अंकित पाल, प्रियव्रत, मोहम्मद कौनैन, अविनाश यादव। अविनाश यादव जो है वो शूटिंग से संबंधित हैं, यानी वो एक निशानेबाज हैं, ये आपको याद रखना है। ये पूरा जनसंपर्क का एक प्रेस रिलीज है जो मैंने आपको लगाया है कि सुल्तान ऑफ जौहर कप में जौहर बारू मलेशिया में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश राज्य पुरुष हॉकी एकेडमी जो है वो उसके 3 खिलाड़ी हैं, प्रियव्रत, अंकित पाल, मोहम्मद कौनन। ठीक है, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये हमारे लिए आ सकता है। यानी ये वन लाइन में आ सकता है, मुझे लगता है कि वन लाइन से ज्यादा जो है वो आपको नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन भी एमपी के हिसाब से ही है। मतलब दूसरे स्टेट के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। विशेष रूप से कमजोर और पिछड़ी जनजाति समूह के लिए चलाई जा रही पीएम जनमन योजना, ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि पीएम जनमन योजना का उद्देश्य ही है कि जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति हैं जिनको अपन पीवीटीजी कहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में बेगा, भारिया, सहारिया, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो उनके स्वास्थ्य, ठीक है, शिक्षा, आवास, स्वरोजगार और भी जितने भी सेक्टर्स हैं उसके लिए ये योजना जो है वो चल रही है। इसमें लिखा है कि जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिलों के पीवीटीजी बहुल गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका क्वेश्चन समझिएगा, इसका क्वेश्चन वो इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि हमारे यहाँ पीवीटीजी की जो जनसंख्या है वो कितने जिलों में। तो मैंने जब जनसंपर्क के प्रेस रिलीज देखे, ये जनसंपर्क का ही है 28 अक्टूबर का। जनरली कई जगह 23 लिखा होता है, कई जगह 24 भी लिखा होता है, बट आइडियल 24 ही अपन माने। ठीक है, और आएगा तो 23 24 एक साथ तो जो है नहीं आएगा यहाँ पर, तो 23 या 24 दोनों। अभी यहाँ पर लिख रहा है कि प्रदेश के 24 जिलों में निवासरत बेगा, भारिया, सहारिया जनजाति पीवीटीजी में आती हैं। पीएम जनमन में इन 24 जिलों के 118 पीबीटीजी बहुल गांवों को आदर्श गांव के लिए चुना गया है। तो यहाँ दो क्वेश्चन हो गए। एक तो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश के कितने जिलों में निवास करती है, 24, कई जगह 23 है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। दूसरा कि जो है अगर कहा जाए कितने आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे इनके लिए पीवीडीजी के लिए, तो 118। और किस योजना के तहत? पीएम जनमन। और पीएम जनमन ऑलमोस्ट आपको समझ ही पड़ गया होगा कि ये अत्यंत पिछड़ी जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए योजना है। तीसरा, आप इस तरह के आर्टिकल जब खुद भी पढ़ते हैं तो ये देखना चाहिए कि भाई ये 24 जिले हैं तो कौन से जिले हैं, इससे एक आइडिया मिलता है हमको एग्जाम के अंदर। खासकर मेंस वगैरह जब हम लिखते हैं या किसी जो अगर कहा जाए एग्जाम में हम आंसर तक जाना चाहते हैं, जैसे अब लिखा है कि अनूपपुर है, अशोकनगर है, उमरिया है, गुना है, ये लिखे हुए, तो हम जैसे यहीं से जाएं तो गुना, ठीक है, ग्वालियर, अशोकनगर, या अगर मैं तीन यहाँ से तीन को चुनूं तो मुझे मालूम है यहाँ सहारिया ही जनजाति होगी ना, सहारिया बहुल ही होगा, क्योंकि इस पूरे बेल्ट में गुना के आसपास सहारिया ही मिलेगा। वहीं अगर मैं नीचे चला जाऊं, बालाघाट चला जाऊं, मंडला चला जाऊं, तो मुझे मालूम है कि बेगा ही मुझे मिलेगा यहाँ पर। तो ऐसे लिंक होता है क्या, हम अगर एक बार देख लेते हैं तो लिंक हो जाता है क्वेश्चन यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, आयरन मैन 70.3 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। पहले तो वन लाइन का ही क्वेश्चन है, मतलब आपसे सिंपल पूछेगा कहाँ किया गया, गोवा। अब ये क्यों आया है, तो अभी देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट इसमें पोस्ट किया था। यहाँ पर मैं अभी आपको प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट जो है वो दिखा दूंगा, इस वाली मैंने पोस्ट में प्रधानमंत्री जी का ट्वीट भी कहीं रखा हुआ है। इसको दोनों तरह से मैंने ये रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। एक सेकंड, मैंने क्या करा है इसको, ये देखिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आपको दिख रहा होगा, इसमें बकायदा लिखा है कि आयरन मैन चैलेंज पूरा करने पर सांसद तेजस्वी सूर्या की सराहना की। तो अब अगर प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं तो उसका एक इम्पोर्टेंट है।
दूसरा कि ये बहुत ही ज़्यादा, अगर कहा जाए, टफ चैलेंज है। इसमें आपको दिख रहा है कि आपको 1.9 किलोमीटर तैरना है, फिर 90 किलोमीटर साइकिल चलाना है, फिर 21.1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। यानी आपको फिजिकली कितना फिट हैं वो ये दिखा रहा है। तो ये ना तो हमारे लिए तेजस्वी सूर्य क्वेश्चन आएगा, ना ये इवेंट कितने किलोमीटर का ये आएगा, लेकिन आयरन मैन 70.3 का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा। ये हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। अगले क्वेश्चन को आप मोस्ट से भी मोस्ट आईएमपी समझिए। गुजरात के केवड़िया में इस वर्ष आयोजित किए गए राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह की पृष्ठभूमि का विषय था रायगढ़ के किले। अब समझिएगा इसके पीछे का कंसेप्ट। पहले तो मैं आपको रायगढ़ का किला दिखा देता हूँ। ये है रायगढ़ का किला। एक्चुअल छत्रपति शिवाजी, अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल 2023 में ही छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे हुए, जिसके अवसर पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने बहुत सारे इवेंट्स या कार्यक्रमों का आयोजन किया। चूंकि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन है, इसीलिए भी ये मुद्दा जो है वो काफी चर्चा में है। तो 1674 में शिवाजी महाराज ने, ये डेट याद रखिएगा, 6 जून 1674, इस हिसाब से 350 साल हो चुके हैं इस 6 जून को अगर कंप्लीट पूरे। तो 6 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी महाराज ने अपना कोरोनेशन कराया था। सबको मालूम है कि राज्याभिषेक उनका हुआ, उसके बाद वो छत्रपति कहलाने लगे, उनको छत्रपति की उपाधि मिली। और जब छत्रपति कहलाने लगे तो फिर वो एक स्वतंत्र सार्वभौमिक राजा की तरह जो है वो अपनी एक आइडेंटिटी खड़ी करी उन्होंने। चौथ और सरदेश मुखी जैसे उन्होंने कर लगाना शुरू किए। और फिर लगभग अगले 6 वर्षों तक उन्होंने कई, जो अगर कहा जाए, नए, जो अगर कहा जाए, एक्सपेरिमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के लिए किए थे। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट, ऑलमोस्ट आप जैसे अगर इसको आर्टिकल को सुन रहे हैं, तो अगर मैं इतनी देर में अभी रुका हुआ हूं तो आप रोक कर नीचे टाइप कर सकते हैं कि सर ये मुझे पहले से ही पता था। वो सबसे अच्छा प्रशासनिक उनका सुधार जो था वो था अष्टप्रधान व्यवस्था, जिसमें पेशवा जैसे पद आज भी चर्चा में है। बाजीराव जैसे पेशवाओं ने उसको जो है वो ग्लोरी तक पहुंचाया। तो 6 जून 1674 को रायगढ़ में, रायगढ़ फोर्ट में शिवाजी महाराज ने अपना कोरोनेशन कराया। उसके बाद वो बहुत, मतलब लंबे समय तो जीवित नहीं रहे। 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ हो गई। अब शिवाजी महाराज ने, जैसे जो अगर कहा जाए, एक स्वतंत्र साम्राज्य के तहत जो छोटी छोटी उस समय की जो जागीरें थी उनको यूनिफाइड किया, एक किया, और उनको एक साथ लेकर जो अगर कहा जाए एक बड़ा साम्राज्य जो है वो खड़ा करा। सेम जो है वो कहानी आज अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो करी किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने भी जो है अगर कहा जाए राष्ट्र को एक करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस बार एक तो गुजरात के केवड़िया में आपको मालूम है वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू है। हर साल जो है वो 31 अक्टूबर को वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पर। उस पर एक तो ये क्वेश्चन लिंक है। तो आपको ये, या तो यही क्वेश्चन आएगा, या इससे लिंक करके हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस दिन हुआ था। तो दिमाग जो है वो अगर कहा जाए कि हमको लगता है एग्जाम हॉल में कि यार इतना सारा पढ़े, एक एक क्या कोरोनेशन की डेट भी याद करें, हम थोड़ी कर रहे हैं। जैसे अगर कहा जाए कि अकबर का भी कोरोनेशन बहुत फेमस है, लेकिन क्या अभी कहीं कोई न्यूज में है कि यार अकबर का जो है वो अगर कहा जाए राज्याभिषेक जो है वो अगर किस दिन हुआ था, किस साल हुआ था, वो ऑलमोस्ट जो है अगर कहा जाए सबको पता है। बट अकबर का राज्याभिषेक किस दिन हुआ था, क्या किसी को याद है? आंसर इज नो, क्योंकि कोई अभी जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर मान के चलिए अकबर के कोरोनेशन से संबंधित कोई मुद्दा अभी अचानक चर्चा में आ जाए, अचानक आ जाए कि हाँ भैया जो है वो जो है वो अकबर के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बन जाए या कुछ हो जाए, तब हमें वो चीज याद रखना पड़ेगी कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ हुआ, एग्जैक्टली किसने किया। ये सब जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज जो है वो अगर कहा जाए इम्पोर्टेंट, तभी शिवाजी महाराज का कोरोनेशन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो लिंक है, आपको ये याद रखना है। और ये रायगढ़ का फोर्ट कहाँ है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ये जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पर किस साल जो है वो रायगढ़ के फोर्ट को शिवाजी महाराज ने अपनी कैपिटल के रूप में डेवलप किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पर है तो दिखा है 1674, क्योंकि यहीं उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था। और बाकी उस फोर्ट के अंदर कई चीजें हैं जो आपको नीचे दिख रही होंगी। आप अगर पढ़ना चाहें तो अपने स्तर पर इस फोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। ये आप याद रखिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि बन सकता है। अगला ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में कोणार्क सूर्य मंदिर के चक्र की प्रतिकृति स्थापित की गई। इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के किस राजा द्वारा किया गया? अब पहले तो देखिएगा, कोणार्क का जो पहले तो ये जो है वो रिप्लिका है जो स्क्रीन पे दिख रही होगी। चार ऐसे जो है अगर कहा जाए चक्र स्थापित किए गए हैं। दो जगह ये क्वेश्चन अभी हमारे काम का है। एक तो G20 अगर आपने सबमिट सुना होगा ना अभी, तो G20 के दौरान प्रधानमंत्री ने जितने भी फॉरेन डेलीगेशंस थे, जितने भी हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे, जिनके साथ उन्होंने उनका जो है वो वार्म वेलकम किया, इसी व्हील के सामने खड़े होकर और उन्होंने फोटो खिंचवाया था, इसी व्हील के सामने यहाँ पर। तो एक तो ये है कि वो तब भी चर्चा में था। दूसरा, कोणार्क का सन टेम्पल, जिसको हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, है ना, उसको हिंदी में भी ब्लैक पैगोडा, काला पैगोडा मत कहते ना, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो बहुत ज्यादा चर्चा में है। तीसरा कि ये जो व्हील जिस सन टेम्पल का हिस्सा है, उस सन टेम्पल के ऊपर कुछ हद तक हमारे जो चंदेल टेम्पल्स थे जो खजुराहो में है, उनके एरोटिक आर्ट का इन्फ्लुएंस दिखता है। उनका इन्फ्लुएंस दिखता है, समझिएगा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, ईस्टर्न गंग डायनेस्टी का जो शासन था उसमें जो सबसे महान राजा था, यानी पूर्वी, गंग की भी बात नहीं हो रही, पूर्वी गंग डायनेस्टी, वो थे नरसिंह देव फर्स्ट। नरसिंह देव फर्स्ट का जो शासन काल है वो लगभग 1250 के आसपास, आप मानो एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं कि 1238 में राजा बने ना 1256 तक ये रहे, ऐसा नहीं, अंदाज से अपने को याद है जी 1250 के आसपास जिस समय वो राजा थे, यानी 1250 एडी के आसपास की कहानी है ये। उस समय उन्होंने ये टेम्पल जो है वो निर्मित कराना शुरू किया, कोणार्क का सन टेम्पल। उस समय तक हमारे जो खजुराहो के टेम्पल हैं वो मैच्योरिटी फेस के ऊपर आ चुके थे, यानी कि यहाँ 950 से 1050 के बीच मंदिर बने, 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया। तो कहीं ना कहीं कोई भव्य मंदिर कैंपस होता है तो उसका इन्फ्लुएंस दूसरे मंदिरों पर तो पड़ता है। तो अगर आप में से कोई कोणार्क गया हो, तो ध्यान से देखेंगे तो इस सन टेम्पल में भी कई जगहों पर जो मूर्तियां हैं उसमें इरोटिक आर्ट, जिसमें कामुक मुद्राएं जो है वो आपको देखने को मिलती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खजुराहो का टेम्पल पूरी दुनिया में अपने इरोटिक आर्ट के लिए या कामुक जो प्रतिकृति या मूर्तियों के लिए जो है वो फेमस है, वैसा बना सैंडस्टोन से ये ज्यादातर हिस्सा है इसका। तो इस तरह से हमारे लिए तीन चार क्वेश्चन लिंक हैं हिस्ट्री के। पहला के कोणार्क का मंदिर किस डायनेस्टी के राजाओं ने कराया? गंग डायनेस्टी, ईस्टर्न गंग, वेस्टर्न गंग, गंग ऐसे कुछ भी दे सकता है, ईस्टर्न गंग। नरसिंह देव फर्स्ट किस डायनेस्टी के महान शासक थे? तो ईस्टर्न गंग डायनेस्टी के। नरसिंह देव फर्स्ट को किस, जो है अगर कहा जाए, निर्माण कार्य के लिए याद किया जाता? अब आप सोचिए, अगर आप एमपीपीएससी का मेंस का पेपर लिख रहे हैं और एक क्वेश्चन आ जाए, कोणार्क के सूर्य मंदिर के ऊपर एक संक्षिप्त लेख लिखिए 2 पेज का, यानी ऐसे राइटिंग टाइप का पेपर आ जाए क्वेश्चन। अगर आपने केवल जो अभी हमने डिस्कशन किया इतनी चीजें ही अगर आपने सुन रखी हैं तो आपको रिलेट करके आपस में जोड़ कर भी आंसर तक जो है वो जा सकते हैं। नहीं तो फिर तो कहानी जो चल रही है वो चली रही है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगला है, प्रसिद्ध जनजातीय नेता कार्तिक उनराव का संबंध किस राज्य से है? आंसर झारखंड। ये क्यों है क्वेश्चन समझ लीजिए। एक्चुअल इनका जो है वो जन्म शताब्दी वर्ष है ये, 1924 से 2024। ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए। झारखंड का काला हीरा उन कहा जाता है। जनजातीय जो, अगर प्रधानमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि, झारखंड में इलेक्शन है, तो जो बिहार और झारखंड, क्योंकि पहले तो झारखंड बिहार ही था ना, तो बिहार की राजनीति में जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए, खासकर छोटा नागपुर पठार की जो ट्राइब्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाएं, उसके लिए अगर किसी पॉलिटिशियन ने वहां बहुत काम किया तो वो ये थे। और चूंकि ये उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, इसीलिए ये क्वेश्चन, मतलब ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का हिस्सा बन, हो सकता है कि पूछ लेंगे कार्तिक उनराव का संबंध किस राज्य से है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को भी इसी नजरिए से जो है लिया यहाँ पर। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये दिख रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे, ठीक है, पैड टू ट्रिब्यूट द ट्राइबल लीडर श्री कांतिक उनराव द वर्स्ट सेंचुरी, श्री मोदी हेल्ड श्री डैश डैश डैश, वो हमारे काम का नहीं। तो जन्म शताब्दी है और एक बड़े लीडर के रूप में उन्हें जाना जाता है उस पूरे बेल्ट में, इसीलिए जो है अगर कहा जाए आपको ये क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है या पूछा जा सकता है, मुझे लगता है यहाँ पर। ठीक है, अगला जो है वो अगर कहा जाए क्वेश्चन मैं पहले जो मेन मतलब जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है उनको पहले फोकस कर रहा हूँ, फिर उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उनको मैं कराऊंगा, ऊपर नीचे करके पढ़ा रहा हूँ।
तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जस्टिस पुट्टू स्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध निम्न में से किस केस के से है या किस वाद से उनको जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ये हमेशा आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्लास को अटेंड कर रहा अभी हर एक स्टूडेंट ऑलमोस्ट, अगर वो सिविल सर्विस की तैयारी में हल्का फुल्का भी सीरियस एस्पिरेंट की डेफिनेशन में है, तो उनको मालूम होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसको हम बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, उस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत राइट टू प्राइवेसी, जिसको हम निजता बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा आधार कार्ड के डाटा को लेकर सरकार कहती है कि भाई आप हम अपने जो है वो वोटर आईडी से लिंक कर दिए, लोग कहते हैं नहीं साहब हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है, तो सरकार कहता है कि कंपलसरी नहीं, आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, देखा होगा आपने। तो ये जो प्राइवेसी है हमारी, हमारी मतलब अगर कहा जाए सूचनाएं गोपनीय होना चाहिए, वो दूसरों तक ना जाए, इसको फंडामेंटल राइट बनाना बहुत जरूरी है। आज तो आईटी एक्ट में भी प्राइवेसी को जो है अगर कहा जाए प्राथमिकता जो है वो दी जाती है। ये आया कैसे? तो ये आया जस्टिस पुट्टू स्वामी से। ये जस्टिस पुट्टू स्वामी ने केस नहीं लड़ा है ना, जस्टिस पुट्टू स्वामी तो कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। इनको लगा कि यार ये आधार कार्ड हर जगह मांगने लगे कि इससे लिंक करो उससे लिंक करो, तो उनको लगा यार ये तो गलत है, मतलब हमारी प्राइवेसी के खिलाफ है, हमारे बायोमेट्रिक्स जानकारी, हमारे फोन और हमारे अदर जो इंफॉर्मेशन है ये सरकार तक चली जाएंगी, जो गलत है। तो इन्होंने एक केस जो है वो एक पिटिशन फाइल करी, जिसको हम बोलते हैं, जो अगर कहा जाए जस्टिस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, यहाँ पर टाइप करेंगे जस्टिस पुट्टू स्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस। वो एक्चुअल यूनियन ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकल गया ना मेरे मुंह से, इसलिए फिर भी लिंक कर लेगा, ऐसा नहीं करें। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये इंडियन कानून या यहाँ पर ये, तो जस्टिस केस पुट्टस्वामी रिटायर्ड एंड ठीक है अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, द लैंडमार्क केस इन द इंडियन established right to privacy as a fundamental right. The case was decided the Supreme Court on August 2017. इसमें तीन चीज याद रखिएगा जब ये केस फाइल हुआ। यानी अब आपको एक क्वेश्चन तो पॉलिटी के अंदर मिल गया, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर्स का तो जस्टिस पुट्टू स्वामी का संबंध किससे है, यहां पर आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन मिल गया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो अगर कहा जाए किस वर्ष फंडामेंटल राइट में आ गई, तो 17 में। एक दूसरा कि जस्टिस केएस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का संबंध है, ये राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटी मोटी बेंच नहीं थी सुप्रीम कोर्ट की, इसमें 9 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये लैंडमार्क डिसीजन दिया था। भाई 9 जजेस की बेंच मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो, और मतलब इससे बड़ी क्या बेंच होगी। तो 9 जजेस की जो बेंच थी उसने ये डिसीजन दिया है कि नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हो कि द केस वॉट जो है अगर कहा जाए डिसाइडेड बाय द 9 जज बेंच विच जो है अगर कहा जाए रूल बाय द right to privacy is the fundamental right under Article 21 of the Constitution. The code also held that the right to privacy is an ठीक है essential part of the right to life and personal liberty. इसका मतलब समझ गए, निजता का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का मूल आधार है। इसका मतलब आज आप समझ लीजिए कि आपकी निजता के साथ इमरजेंसी के दौरान भी समझौता नहीं हो सकता। देश में अगर आपातकाल लग जाए किसी भी स्थिति में, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आर्टिकल 21 किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का हनन आपका नहीं कर सकता कोई। ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकार हो, कोई भी। तो ये एक लैंडमार्क मतलब अगर कहा जाए केस है, और इस केस के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है यानी जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है जो पिटिशनर के रूप में, वो है जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी, रिटायर्ड जज कर्नाटक हाई कोर्ट, यानी जो। तो अब ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट जो है अगर कहा जाए पता चल गया होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अभी न्यूज में जो है अगर कहा जाए क्यों है, ऑलमोस्ट आपके दिमाग में ये आंसर होगा। वापस हम आ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन कैसा आएगा। या तो जस्टिस पुट्टू स्वामी से लिंक करके पूछेगा, या जस्टिस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का संबंध किससे है। और तो ये मैंने एक आर्टिकल भी लगाया कि वो कर्नाटक हाई कोर्ट के जज थे, और फिर 1986 में वो रिटायर हुए। उनको जो है अगर कहा जाए भी 98 ईयर में उनकी जो है डेथ हो गई।
उनको ये लगा कि ये जो बायोमेट्रिक है, आधार कार्ड का जो डाटा लिया जाता है, इसका उपयोग मिसयूज कर सकते हैं हमारी प्राइवेसी के साथ। इसीलिए जो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो ये लिखा है ना कि काफी समय तक विरोध करने के बाद 2017 में उन्होंने आयकर रिटर्न के लिए आधार रजिस्ट्रेशन कराया था। आजकल तो आपको मालूम है आधार से लिंक करना पड़ेगा, तो चीजें जो है वो उसके लिए जो है वो लिंक हो सकती हैं, आ सकती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब ये वाला, अब आप देखिए आज के करंट अफेयर्स, आपको क्या लगा कि हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं? आपका पॉलिटी का एक यूनिक क्वेश्चन। आप कितनी भी बड़ी गाइडें पढ़ लें पॉलिटी की, क्या हजारों केसेस याद रख सकते हैं? या पेपर सेटर क्या हजारों केसेस आपसे पूछ सकता है कि भैया ये केस बताओ, ये केस बताओ? वो केस कैसे पूछता है? वो केस पूछता है लिंक करके। जैसे पिछली साल आपको याद होगा, एक केस आया था, जिन्होंने एमपीपीएससी का जो है अगर कहा जाए पेपर दिया होगा, उनको बहुत अच्छे से जो है अगर कहा जाए वो केस मालूम होगा, एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो आर्टिकल 350 के मिसयूज से संबंधित केस था। ज्यादातर बच्चों से मतलब प्रश्न पूछा गया कि भाई ये केस जो था वो किस जज की बेंच में था। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, यार ये केस क्यों पूछ लिया अचानक, ऐसा क्या मतलब, ऐसे कितने केस याद रखेंगे? तो अगर आपको याद होगा कि अभी जब ये पेपर हुआ ना, उस समय जो है एसआर मुंबई के जो है वो जन्म के 100 साल पूरे, 100 ईयर। और जब 100 ईयर होते हैं तो किसी व्यक्ति को हम याद करते हैं, है ना? जब 100 ईयर होते हैं, जैसे मतलब 100 वर्ष, तो एसआर मुंबई का जन्म हुआ था 1924 में। अभी 2024 चल रहा है। तो वो क्वेश्चन लिंक हो गया। अब लोग कहने लगे अरे यार हमसे बना नहीं। अरे हम थोड़ी कह रहे लाखों केस, अब तुम सोचो कि लक्ष्मीकांत के पूरे 2000 केस लिखे हो तो सब पढ़ लो, तो बड़ा संभव नहीं है। याद रखना आजकल एक बहुत बड़ी जो समस्या है हमारे साथ, कि हमको गाइड में जो है वो, कई बार जो है वो कोचिंग वाला भी बोल देता है, कई बार गाइड वाला भी बोल देता है कि मेरी गाइड से, मेरे इससे बाहर नहीं आएगा। हम तो कह रहे नहीं आएगा ना भैया। आज मैं आपसे कहूँ कि 395 आर्टिकल पढ़ लो, इसमें से ही आएंगे 3 क्वेश्चन आर्टिकल के, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बड़ा प्रश्न ये है कि क्या 395 आर्टिकल और उनके सब आर्टिकल से आप याद रख पाओगे? आंसर इज नो। कोई याद नहीं रख सकता। किसी पुलिस वाले से पूछो कि भारतीय न्याय संहिता की या आईपीसी की 10 धाराएं के अलावा धाराएं याद हो तो याद ना होंगी उसको। उसका कारण है कि जितनी चीजों की जरूरत होती है हम उतने याद। तो जैसे आजकल बोलते हैं ना कि यार पूरी लुसेंट पढ़ लो, तो कि आप जीवन पर्यंत पूरी याद नहीं कर सकते। मैं आपसे कहूँ कि यार एक काम करो, लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, वो बुक अच्छे से तैयार कर लो, पॉलिटी के 10-12 क्वेश्चन उसी में से फंस जाएंगे। बिल्कुल 100% उसी से जाएंगे। आज लक्ष्मीकांत की बुक 1200-1300 पेज की होगी। आप क्या 1300-1400 पेज की बुक को याद कर सकते हो? तो अभी किताबों के क्या करने लगे हैं कोचिंग वाले, और जो पब्लिकेशन हाउस है वो किताबों की मोटाई बढ़ाने लगे। उनको लगा चाहिए ये भी आ गया ये जोड़ दो, ये भी आ गया ये जोड़ दो, ये भी आ गया ये जोड़ दो। अरे बच्चा पढ़ेगा कैसे यार? उसको भी तो सोचो, क्या उसके लिए व्यवहारिक रूप से संभव है? आज हमें दिख रहा है कि ईस्टर्न गंग डायनेस्टी हमारे लिए कोई काम की नहीं है। लेकिन अभी चूंकि एक घटना घटी यहाँ पर एक जगह, संसद भवन में उसका जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर की जो है वो अगर कहा जाए चक्र को स्थापित किया गया, इसलिए हमको मालूम पड़ा कि यार ईस्टर्न गंग डायनेस्टी क्या थी। उनको गजपति शासक कहा जाता था। नरसिंह वर्मन जो है अगर कहा जाए उस डायनेस्टी के शासक थे, उन्होंने 1250 में मंदिर का निर्माण कराया। ये हिस्ट्री हो गई थी यार। प्रश्न करता है ऐसे ही प्रश्न करता है ना बेटा। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन निम्न में से कहाँ बिछाई जा रही है? जामनगर से लोनी, कांडला से गोरखपुर, जामनगर से डिब्रूगढ़, हजीरा से ईटानगर। आंसर है कांडला से गोरखपुर। कारण क्या है ये समझिए। पहले तो न्यूज़ पढ़ लीजिए दैनिक भास्कर की। मैं तो ज़्यादा न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करता, हालांकि जो हेडलाइंस हैं वो ऑलमोस्ट गूगल न्यूज़ करके एक मैंने ऐप डाउनलोड कर रखी है, उसको फॉलो करता हूँ मैं। गूगल के ऊपर ऑलमोस्ट सब पेपर की हेडलाइंस आती हैं, बट पढ़ने के मामले में मैं दैनिक भास्कर ही पढ़ता हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत आसानी से सरल भाव में लिखा रहता है, तो अपन फटाफट उसको पढ़ लेते हैं। और ई पेपर 100-150 रुपये में आपको साल भर के लिए मिल जाता है। तो दीपावली की सबसे बड़ी खुशखबरी, मार्च 2025 से 2825 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के शुरू होने से होगी सप्लाई। ये वो तब होगी कंप्लीट जब आपका पीएससी का पेपर हो रहा होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए उस समय हो सकता है कि न्यूज में रहे या चर्चा में है, तब भी आ सकता है। और दूसरा इसमें प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ एक वर्ड आ रहा है, दुनिया की सबसे लंबी। अगर यहाँ पर हम कीवर्ड टाइप करें वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन, और हम इस कीवर्ड को देखें तो हमारा ही आंसर आया।
द कांडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन, ठीक है, स्पेनिंग 2805 किलोमीटर. इट इज बीइंग बिल्ड बाय द इंडियन ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट टू डैश डैश डैश. वो अब आप पूरा पढ़ सकते हो. हमारे लिए काम का है कि यार ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ के बीच जो है वो बिछाई जाए. तो इस जगह का नाम जो है वो आ सकता है, और चूंकि अभी न्यूज में है, ठीक है, अगर न्यूज में नहीं होती तो हम बात ही नहीं करते. तो कई चीजें जो अगर कहा जाए कि न्यूज में जब आ जाती हैं तो उस पे क्वेश्चन जो है वो बन जाता है. जैसे लिखा ना कि इंडियाज लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन, इंडिया से ना. अब ये पुराना जो है वो क्वेश्चन था, अब यहाँ पर वर्ल्ड वाला भी आ गया. तो ये जो है वो जब ये शुरू करा होगा तब का है, 2019 का. तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है तो न्यूज में आएगा ही आएगा. तो मुझे लगता है कि ये भी आपको जो है वो याद रखना चाहिए. इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो अच्छा खासा जो है वो बन सकता है. दूसरा इसमें नीचे लिखा है कि 2805 किलोमीटर जो अगर कहा जाए लंबी इस पाइपलाइन का 88% काम पूरा हो चुका है मार्च 2025 से. गुजरात, एमपी, यूपी के 22 बटालिंग प्लांट्स के लिए एलपीजी गैस का फ्लो शुरू होगा, यानी हम भी इसका हिस्सा हैं. ये आपको याद रखना है ना. तो ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट समझ पड़ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन बनेगा. अगला वन लाइन का है, आप याद रखना चाहो कहीं एक जगह लिख लो तो अच्छा है. बैलन डी और अवार्ड का संबंध किससे है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा. अगर किसी न्यूज़पेपर वाले के द्वारा किसी आर्टिकल को आधे पेज में जगह दी जाती है, इससे निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि उसका अपना एक जो है वो एक वेटेज, बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ है. तो दिख रहा होगा वेलेनिटी और जो है वो स्पेन, और जो मतलब ये एक फुटबॉल से संबंधित अवार्ड है. और इस बार जो है मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में ये अवार्ड स्पेन ने ही जो है वो जीता है. और दोनों जो खिलाड़ी हैं वो मिडफील्डर हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है. तो वो दोनों खिलाड़ी मिडफील्डर, वो मुझे नहीं लगता कि हमारे कोई काम का है. हमारे काम का ये है कि जो अगर कहा जाए कि बैलन डी और अवार्ड जो है वो क्या है और कहाँ दिया गया है, तो ये फ्रांस में, क्योंकि ये पेरिस लिखा हुआ है. हमेशा न्यूज़पेपर को पढ़ते समय याद रखें ये जो जगह होती है जहाँ से वो न्यूज़ पब्लिश होती है, या आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा. जैसे पेरिस लिखा मतलब ये न्यूज़ का संबंध पेरिस से. यहाँ पर जैसे अगर कहा जाए नई दिल्ली लिखा है तो ये खबर जो है वो नई दिल्ली से रिलेट है या उससे जो है वो जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर. अगला है मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है. मनिका बत्रा एसोसिएट विद विच जो अगर कहा जाए स्पोर्ट. वन लाइन का है लेकिन यूनिक क्वेश्चन है. एक तो टेबल टेनिस है. पहला कि क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए समझते हैं कि मनिका बत्रा जो है वो टेबल टेनिस में जो वर्ल्ड लेवल की जो चैंपियनशिप है उसके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली इंडियन. पहली, मैंने यहाँ पर इसका आर्टिकल भी जो है वो नीचे लिख रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ. यहाँ ये, अब एक तो ये है जो आपको दिख रहा है, इसमें एक सेकंड कहीं एक जगह और आर्टिकल है, मैं दिखाता हूँ, रुकिए. ये ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फ्रांस का ये आर्टिकल है कि टेबल टेनिस मणिका बत्रा ने रचा चैंपियंस कप में रचा इतिहास, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी. जब ऐसी बात हो जाती है, हालांकि वो क्वार्टर फाइनल जीत नहीं पाई, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि भारत की स्टार टेबल टेनिस प्लेयर, स्टार क्योंकि वो काफ़ी चर्चित रहती हैं, वो एक्ट्रेस की तरह दिखती हैं, लोग कहते हैं कि वो जो एक मॉडल की तरह हैं. ऐसे कई आर्टिकल्स उनके बारे में जो है वो लिखे जाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं. तो भारत की स्टार टेबल टेनिस प्लेयर मणिका बत्रा ने रचा इतिहास. मणिका WTT चैंपियंस कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं. अब उसके बाद वो नहीं जीत पाई, तो हमारे लिए वो काम का नहीं है. यहाँ पर हमारे काम का जो था वो क्वेश्चन तैयार हो गया कि इनका संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से है. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. अगला क्वेश्चन भी बहुत यूनिक है. हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला हरित ऊर्जा द्वीप निम्न में से किस सागर में बनाया जाएगा. द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आइलैंड विच वाज द न्यूज इन रिसेंटली इन बीइंग बिल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सीज. तो ये नॉर्थ सी में बनाया जा रहा है. एक्चुअल इसका मतलब है कि हम विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से उस पूरे क्षेत्र को चलाएंगे और उसके उससे कंट्रीज को भी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करके देंगे. अब ये न्यूज में क्यों है, तो आपको दिख रहा होगा ये 29 अक्टूबर की जो है अगर कहा जाए खबर है. एक्चुअल यूरोप बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है. यूरोप के कई कंट्रीज ये डिसीजन ले चुके हैं कि अब उनको ट्रेडिशनल यानी परंपरागत यानी पेट्रोलियम या कोल बेस्ड एनर्जी से अपने आप को बाहर करना है. जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही ब्रिटेन ने अपने जितने कोल प्लांट्स थे उनको ऑलमोस्ट शट डाउन कर दिया. अब ब्रिटेन में कोयले से विद्युत पैदा नहीं होती, नंबर वन. इसके पहले आपको याद होगा
कि जर्मनी ने जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल से जो है वो रेल जो है वो चलाना शुरू कर चुका है। इसके पहले आपको पता होगा कि जर्मनी ने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो बिजली पैदा करता था, उसने ऑलमोस्ट अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट करते थे उनको शट डाउन, जो अगर कहा जाए, कर दिया। पूरों को शट डाउन कर दिया। यानी यूरोप बहुत आगे, यानी एनवायर, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट चैलेंजेस फेस भी यूरोप का। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो यूरोप के देश ही सबसे पहले जो है अगर कहा जाए डूबेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है वेनिस, इटली का। वेनिस को आपको याद होगा क्या बोलते हैं? अगर मैं एक सेकंड के लिए रुक गया, आप में से किसी को पता हो कि वेनिस किस नाम से जाना है तो नीचे टाइप कर दें। और अगर आप टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एमपीपीएससी के पुराने पेपर्स को अच्छे से पढ़ते हैं। वेनिस को कहा जाता है सिटी ऑफ कैनाल, यानी नहरों का शहर। ठीक है, सिटी ऑफ कैनाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि वेनिस ऑलमोस्ट पानी में, कई, पूरा डूबने की स्थिति में। तो अब वहां पर जो रोड है वो नहरों की भूमिका में आ गए। तो ये अगर आप यहाँ कीवर्ड टाइप कर लें, सिटी ऑफ कैनाल, नहरों का शहर, तो आपको ये वेनिस के फोटो दिखेंगे। ये दिख रहे हैं यहाँ पर अगर कहा जाए, ये वेनिस के ही फोटो हैं, सिटी ऑफ कैनाल के नाम से हिंदू में आर्टिकल दिख रहा है यहाँ। तो वेनिस जो है अगर कहा जाए, ये एमपीपीएससी में जो है अगर कहा जाए क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप एमपीपीएससी का कोई पुराना पेपर देखेंगे तो उसमें आएगा। तो जो है अगर कहा जाए कि मतलब ये लोग तो काम कर ही रहे हैं। इसी दिशा में नीदरलैंड में, उत्तर सी में या नॉर्थ सी में, ये आइलैंड जो है वो बनाया गया है। ये आपको दिख रहा होगा। हालांकि अभी इसके पास फंड की कमी के कारण इसका काम रुका हुआ है। तो आपको या तो यही क्वेश्चन पूछेगा, यानी जो आपको दिख रहा है कि वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आइलैंड कहाँ बनाया जा रहा है, तो नॉर्थ सी में। ये आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर। दूसरा मतलब नॉर्थ सी ही जो है वो क्वेश्चन जो है वो आएगा, आपको याद रखना। दूसरा आपको ये पूछा जाएगा कि इसका संबंध किस कंट्री से है, तो नीदरलैंड यहाँ पर। तो ये डेनमार्क आपको दिख रहा होगा, तो इससे कंफ्यूज मत होना। डच लैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क वो सब एक ही है। ठीक है। या ऊर्जा द्वीप कहाँ है, तो ये लिखा हुआ है कि डेनमार्क के ऊर्जा द्वीप दो पैमाने पर डस डस डस, ये आपको दिख रहा होगा। उत्तरी सागर और बाल्टी सागर के पर स्थित है। तो नॉर्थ सी वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये बहुत सारी खबरें आपको जो है वो आर्टिकल्स में, 30 अगस्त, एक दिन पहले देखिए। अब ये तो एक दिन पहले की खबर है। यानी अभी अभी न्यूज में है कहीं से, आउट ऑफ द नॉर्थ सी द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन एनर्जी जो है अगर कहा जाए, ये कोई एजेंसी का जो है वो आर्टिकल मिल रहा है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको कहीं कोई क्वेश्चन इसमें पंच हो सकता है या आपको आ सकता है। वो क्या आएगा वो देखने वाली बात है। वहां पर अभी हम उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या क्वेश्चन जो है वो पंच करेगा। बट एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको अलग से जो है वो रखने की आदत डालें। अगला नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विवेक देवराय का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखिए, एक तो वो बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़ा नाम थे इकोनॉमिक्स में। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो ने उनको हमेशा अपनी इकोनॉमिक काउंसिल के साथ जो है वो जोड़ के रखने की कोशिश करी। नीति आयोग में भी उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। यानी अर्थशास्त्री, और वो लाइमलाइट वाले अर्थशास्त्री नहीं थे, है ना, बहुत ज्यादा मतलब चकाचौंध वाले अर्थशास्त्री नहीं थे। तो 2015 में उन्होंने जो है वो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी और बहुत सारी रिलीजियस और मैथोलॉजिकल बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। गीता है, रामायण है, महाभारत है, एंड अदर जो अगर कहा जाए पुराण है, उनको भी वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो एक बड़ा जाना माना नाम, एक बड़ा आर्टिकल उनके ऊपर जो है वो न्यूज़पेपर्स में जो है वो छपा था। मैंने दैनिक भास्कर में भी एक बड़ा आर्टिकल पढ़ा था उनके बारे में, और अदर न्यूज़पेपर्स में भी उनके ऊपर एक बड़ा जो है वो आर्टिकल जो है वो लिखा था। शायद यहाँ पे मैंने किसी जगह इसको पेस्ट भी किया है, अगर होगा तो मैं दिखाता हूँ आपको कहीं। शायद एक सेकंड देखते हैं अपन, एक मिनट। शायद मैंने या तो ऊपर नीचे कहीं लगा दिया है या नहीं लगा होगा, तो ऑलमोस्ट इंटरनेट पे जाएंगे तो हमको इंटरनेट के ऊपर भी ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी। इसमें तो नहीं है, ठीक है। पर चलिए ठीक है, आपको जो है वो याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस किसका उदाहरण है ना, एटमॉस्फेरिक रिवर। पहले तो समझ लीजिए पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस का मतलब है, जैसे जमीन के ऊपर नदियां हैं, है ना, पानी लेके चल रही हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो हमारी हवाएं चलती हैं, इनके पास भी बहुत सारा मॉइस्चर होता है, नमी होती है। जब ये नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है जिसको संघनन कहते हैं, तो यही नमी हमको बारिश
या स्नोफॉल यानी रेनफॉल या स्नोफॉल, हिमपात या वर्षा के रूप में दिखाई देती है। अब इस तरह की जो एटमॉस्फेरिक रिवर हैं, यूं तो एटमॉस्फेयर में आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन जो अगर कहा जाए अभी कनाडा और अमेरिका में इस तरह के एटमॉस्फेरिक जो रिवर्स हैं, यानी जो वायुमंडल में जो हवाएं चल रही, उनकी नमी धीरे धीरे कम कम हो रही। जब ये नमी कम हो रही है तो वहां पर गर्मी तेजी से बढ़ रही है, जिसका असर वहां पे पाइनएप्पल पर भी पड़ रहा है। पाइनएप्पल की खेती उस बेल्ट में बहुत होती है, इसलिए पाइनएप्पल एक्सप्रेस इसका नाम पड़ा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं अपने रेगुलर बच्चों को जब पीएससी वालों को पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने कहा था कि सर ये बिल्कुल वैसा होगा ना जैसे हमारे यहाँ मैंगो शावर, टी शावर, चेरी ब्लॉसम होता है मानसून के समय। मैंने कहा बिल्कुल वैसा यहाँ पर है। तो अब आपको ये पूछे कि एक्चुअल पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है, तो एटमॉस्फेरिक रिवर कहाँ से संबंधित है, ये अभी हाल ही में जो है न्यूज में अगर ये चर्चा में है, तो हम ये कह सकते हैं कनाडा और अमेरिका के जो वेस्ट कोस्ट और उसके आसपास का जो बेल्ट है उससे संबंधित ये क्षेत्र है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ से पाइनएप्पल एक्सप्रेस से टाइप कॉपी कर लें और उसके आगे ज्योग्राफी लिखें, तो आपको ये क्वेश्चन है इंटरनेट पे, लेकिन आपको जियोग्राफी लिखना पड़ेगा ये। तो हम ये जियोग्राफी चले गए, तो आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर पाइनएप्पल एक्सप्रेस मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना दैट्स द टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक रिवर विच इज नैरो बैंड इन द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, यानी अच्छी खासी वहां पर जलवाष्प आपको वायुमंडल के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, द पाइनएप्पल एक्सप्रेस स्टार्ट इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड नियर हवाई, ये लिखा हुआ है। इसके बाद वो कैसे आगे बढ़ेगी उसके बारे में लिखा हुआ है। अपने आप में इसमें इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है कि इसको रिवर कहने लगे। द एटमॉस्फेरिक रिवर इज टेक्निकली द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिवर ऑन द अर्थ। इट इज द एस्टिमेट दैट अप टू 50% ऑफ द रेन एंड स्नो ऑन द यूएस वेस्ट कोस्ट, यहाँ पर अगर कहा जाए अभी जो मैंने बोला था ना कि जो पाइनएप्पल एक्सप्रेस वाला जो कंसेप्ट है यूएस के वेस्ट कोस्ट के ऊपर है। सोचो अगर ये नमी अपनी खो दे, सोचो कि भारत में जो मानसूनी पवनें आती हैं जो खूब नमी अपने साथ लेकर आती हैं, वाटर वेपर जबरदस्त लेकर आती हैं, इसी जलवाष्प के कंडेंसेशन से या संघनन से हमारे यहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। मानसून के पहले ऐसी हवाएं चलती हैं जिनमें नमी होती नहीं, जिनको हम लोग देसी भाषा में लू कहते हैं। सोचो अगर जुलाई अगस्त के महीने में हवाएं ऐसी हों जिनके पास नमी ना हो, तब भी लू ही होगा। तब क्या होगा हमारे जलवायु का असर, क्या होगा हमारी खेती के ऊपर, क्या होगा हमारी खरीफ फसल के ऊपर असर, ये आपको समझ पड़ गया होगा कि क्लाइमेट के बदलने के क्या जो है अगर कहा जाए असर होते हैं। तो ये अभी न्यूज में है, आपको जो है वो याद रखना है कि कभी कोई पूछ ले तो आप आंसर तक जो है वो आसानी से जो है वो जा सकते हो जब भी लगे। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन पूछेगा ये तो एग्जाम वाले के ऊपर ही निर्भर करता है, तो मैंने ये बता ही दिया आपको यहाँ पर। अगला नेशनल मतलब सिंपल क्वेश्चन है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा निम्न में से किस स्थान पर अपने नए कार्यालय को स्थापित किया गया है? आंसर है नई दिल्ली। वन लाइन का है। प्रश्न क्या आएगा ये समझ लो, प्रश्न तो यही आएगा निक्सी का संबंध है ना, NIXI लिख देगा और उससे पूछेगा कि इसका संबंध किससे है, तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया से इसे संबंधित है ये। और इसका मेन काम जो अगर कहा जाए यही है कि इंटरनेट संबंधित चीजों को मैने जो अगर कहा जाए मैनेज करता है। लिखा हुआ है कि निक्सी के अंतर्गत चार सेवाएं हैं। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स के निर्माण के लिए इंटरनेट एक्सचेंज जो है वो डोमेन डिजिटल की पहचान करना, रजिस्ट्री IPv4 V6 जो आपको याद नहीं रखना है, 2003 में स्थापित किया। ये भी आपको याद रखने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है। बट निक्सी का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो है वो इंटरनेट से संबंधित है। ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो पढ़ चुके हैं उन पे तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये वाला भी हम देख चुके हैं, यहाँ भी हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और IAS में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफी प्रश्न चिन्ह वाला है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल राइट। 2024 में 182 देशों में इंडिया को 79th, यानी हम 50-50 पर है, ना बहुत ऊपर ना नीचे, बिल्कुल बीच में। जो अगर कहा जाए 79 को देखोगे तो लगभग बीचों बीच की स्थिति है। 79th नंबर की रैंक पर हमको रखा। इंडेक्स का निर्धारण 8 अलग अलग पैरामीटर्स पे किया जाता है, वो पैरामीटर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और इंडेक्स में पिछले वर्ष की तुलना में भारत के स्कोर में गिरावट ही गलत है, हमारे स्कोर थोड़ा सा सुधरा है। सामने आपको मैंने लगा दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, यहाँ पर इंडिया की स्थिति देखें तो जो रीजनल स्थिति है उसमें हम ठीक ठाक स्थिति के ऊपर है। 142 मतलब 70 जो अगर कहा जाए 9 नंबर की रैंक जो है वो हमको दी गई है यहाँ पर इसके अंदर। ये आपको जो है वो याद रखना है। ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन गलत हो गया। ये 142 जो अगर कहा जाए कंट्रीज है, यहाँ मैंने 182 कर दिया, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, गलती से हो गया। 142 में 79 नंबर की रैंक है। क्षेत्रीय स्तर में हम 6 में से तीसरे स्थान पर है। 8 अलग अलग पैरामीटर हैं। आपको अगर कभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, तो आपको वो 8 पैरामीटर पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो अगर कहा जाए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ऐसे टाइप करना है यहाँ पर, उसकी जगह आप वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट टाइप कर लीजिए। तो आप सीधे लिंक तक जाएंगे, दिखा भी दे रहा हूँ कि आप कैसे इस तक जा सकते हैं। या आप चले गए इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, या अपनी वेबसाइट, इसके इंडेक्स को आपको ओपन करना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर पहुंचे तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की इससे याद रहेगा कि कौन इशू करता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो अगर कहा जाए कि ये वेबसाइट इसकी ओपन होगी। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद अब थोड़ा धीरे धीरे खुलती है ये जो है वो, इसमें ये ओवरऑल 8 पैरामीटर्स हैं। गवर्नमेंट पावर है, करप्शन के ऊपर आप क्या कदम उठा रहे हैं, ओपन गवर्नमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट के लिए, सिविल जस्टिस के लिए, क्रिमिनल जस्टिस के लिए। अगर आप यूपीएससी को फोकस कर रहे हैं तो ये आपको पढ़ना चाहिए। जिन कंट्रियों की पोजीशन बहुत अच्छी है, आश्चर्य की बात है कि उसमें हमारे जो अगर कहा जाए कुछ पड़ोसी देश भी हैं, जैसे चाइना, हांगकांग, या अच्छी स्थिति दिख रही है आपको बहुत। ये सब जो है वो अच्छी पोजीशन के ऊपर है, इनका स्कोर बहुत अच्छा है। इंडिया की अगर हम बात करें, हम चूंकि साउथ एशिया के अंतर्गत आते हैं, तो साउथ एशिया में 6 कंट्रीज दिखा रहा है वो यहाँ पे। इंडिया यहाँ पर 0.5 के साथ आपको दिख रहा होगा कि ठीक ठाक स्थिति के ऊपर है। ओवरऑल जो है वो अगर कहा जाए बहुत अच्छी पोजीशन हम नहीं मान सकते। क्लिक करें तो इंडिया का पूरा आंकड़ा भी आ जाता है, ओवरऑल हमारी जो पोजीशन है, लेकिन सुधर रही है। आपको दिख रहा होगा कि हमारी स्थिति में जो है वो अगर कहा जाए धीरे धीरे सुधार भी अब हो रहा है। पर प्रश्न है, चिन्ह ये बन जाता है कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो इस स्कोर क्यों कम किया गया। हालांकि इन इंडेक्स के ऊपर मैं कभी जो है विश्वास कम करता हूँ, क्योंकि इनके पैरामीटर्स फिट ही नहीं होते भारत के हिसाब से। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट जो है वो अगर कहा जाए मैंने आपको कराने की कोशिश करी। आज के ओवरऑल क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ आपको सब्जेक्ट का क्या मिला। पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, पॉलिटी का क्वेश्चन तैयार हो गया 2017 वाला, कि जो है वो अगर कहा जाए इसका संबंध किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से। दूसरा, पहला ये क्वेश्चन C295। एक आपको मिसलिनियस क्वेश्चन मिला, एयरबस किस देश की कंपनी है। दूसरा आपको मिला कि लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ स्थित है, बड़ोदरा। तीसरा आपको मिला कि वो गायकवाड़ों ने बनवाया, तो किस गायकवाड़ राजा ने बनवाया, ये आपको मिल गया। तीसरा आपको जो है वो प्रधानमंत्री वन बंधु, यानी आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पता होना चाहिए, वन बंधु योजना के बारे में पता होना चाहिए। अब जब ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है एग्जाम में। क्यों? हो सकता है यार प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना 2014, हम कहाँ 2014-15 की योजना, अरे 2014 की योजना 2024 में 10 साल कर चुकी है। क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या आपने कदम उठाए, क्या उसके रिजल्ट्स मिले, ये सब चीजों के ऊपर अब जो है वो सरकार डिस्कशन करेगी ना। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया, अदरवाइज नहीं तो क्यों पूछता है यहाँ पर। अगर ये अगला स्टैटिक क्वेश्चन, ये वाला। अब आपको यहाँ पर कई सारे स्टैटिक क्वेश्चन मिल गए। भारत में हाथियों की संख्या किस राज्य में सबसे ज्यादा है। आंसर जो है वो अगर कहा जाए कर्नाटक में। अब जो है वो अगर कहा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई, तो 91-92 के दौरान हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत करी। एलिफेंट क्या है, हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है। बांधवगढ़ को कब नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, तो 1968 में दर्जा दिया गया। टाइगर रिजर्व में कब जुड़ा, तो 1993 में टाइगर रिजर्व में जुड़ा। कितनी हिल्स पर फैला हुआ है, तो 32। आपको लगता है कि आप नेशनल पार्क एक तरफ अलग याद करोगे, आज आपने एक इससे ही आपका एक नेशनल पार्क तैयार हो गया कि नहीं हो गया। आपने पूरा तैयार कर लिया कि वहाँ क्या क्या चीजें आपको मालूम है कि उमरिया में है, तो उमरिया में शासकीय लाख का कारखाना भी है। यानी लाख बहुत ज्यादा एक इंसेक्ट होता है, कीट, जिससे लाख प्राप्त होती है। ये सब क्वेश्चंस लिंक होते हैं एग्जाम में। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी। तो बहुत धन्यवाद। और अगर आप में से किसी को लगता है कि एक अच्छा हेल्दी, ठीक है, वन लाइन फैक्ट नहीं, अच्छा हेल्दी अगर आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है पीएससी का, तो हमारा फाउंडेशन बैच में कुछ वीडियो ओपन है। आप एक बार देखिए तो आपको फील होगा कि एक्चुअल जो अगर कहा जाए कि मैं किस अप्रोच पे पढ़ाता हूँ। पूरे लेक्चर्स आपको मैं ही पढ़ाऊंगा नंबर 1।
टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको मनोरंजक टेस्ट सीरीज मिलेगी। मनोरंजक मतलब आपको इतना मजा आएगा कि आपको लगेगा कि यार ये टेस्ट सीरीज नहीं है, इससे मेरा सब्जेक्ट तैयार हो गया। क्योंकि हर क्वेश्चन की व्याख्या, जैसे यहाँ तो क्वेश्चन लिखा है, टेस्ट सीरीज में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, बट जो नीचे ये चीज जो आर्टिकल लगा है ना, उसकी जगह डिस्क्रिप्शन में हम व्याख्या लिख देते हैं। जैसे यही क्वेश्चन होता तो हम व्याख्या में लिखते हैं कि बांधवगढ़ जो है वो 1968 93 वहां पर सास उमरिया में लाख का कारखाना है। वहाँ जो है वो ताला नाम की जगह पड़ती है, जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन उसमें डालते हैं। तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, नीचे लिंक है। फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी बहुत बहुत ही हेल्दी कोर्स है फाउंडेशन कोर्स। आप देखेंगे तो मेरा फाउंडेशन कोर्स ऐसा है कि आपका 60% मेंस तैयार करा देगा। डिस्क्रिप्टिव नेचर पे ही पढ़ाता हूँ पूरा विस्तार से। तो बहुत धन्यवाद आपको, और ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले। खूब ईमानदारी से मेहनत कीजिए, कुछ अच्छा ही होगा जीवन में। ये सीरीज अब बंद नहीं होगी, आपकी कंटिन्यू चलेगी हर वीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर वीक अपने आप को करंट अफेयर सब्जेक्ट अपडेट कीजिए, प्लस सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स को जोड़ना सीखिए। धन्यवाद आप सभी को।